जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हिंदू सीएम आएगा, उनसे पूछो कि 7 साल से हिंदू पीएम ने क्या किया। कुछ सालों से यहाँ हिंदू गवर्नर भी कौन सा कमाल किया। रेत, बजरी, शराब के ठेके पंजाब को दे दिए। जम्मू के अवाम अपने अहसासों से ही महरूम हुए। जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का पार्टी वर्करों से खिताब। उन्नीस सौ 87 के इंतखाबात में धांधली न हुई होती तो कश्मीर का ये हाल नहीं होता। तब जीतने वालों को धांधली करके न हराया होता तो कश्मीर के हालात बेहतर होते। पंडितों की मुंतकिली के लिए सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। सरकार को चाहिए कमीशन का क़याम अमल में लाकर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। मजहब इंसानों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कश्मीर सूफी संतों की सरजमीन है जिसने हर वक्त अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। मजहब के जिम्मेदारों को भी मजहब की सही नुमाइंदगी करनी चाहिए। तब्दीली के लिए सरकार के साथ साथ मजहब के जानकारों का भी अहम रोल है। श्रीनगर के SKICC में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। और कोविड की चौथी लहर को डॉक्टर निसारुल हसन ने बताया नामुमकिन। कहा कोविड तो रहेगा पर लहर का आना मुश्किल। चीन और दीगर ममालिक में ओमिक्रॉन की लहर तीसरी लहर है जो भारत और दीगर ममालिक में पहले ही आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। कोविड की तीसरी लहर भारत से होके गई है। अब चाइना में तीसरी लहर चल रही है। यहां लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं डॉक्टर निसारुल हसन। और मुफस्सल तफसीलात इस खबर के हवाले से हम आप तक पहुंचाएंगे। और क्या चौथी लहर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी आ सकती है, उस हवाले से माहिरीन क्या कुछ राय देते हैं वो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। अशोक कौल जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से 87 के इलेक्शंस पर उंगली उठाई गई और कहा कि अगर 1987 के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई होती तो आज ये हालत नहीं होती। इससे पहले कौन सी तंजीमें इन इलेक्शंस को धांधली से ताबीर करते थे अवाम वाकिफ है। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के अंदर थी और जम्मू के अंदर उन्होंने पार्टी वर्करों से खिताब भी किया। और महबूबा मुफ्ती ने जब यहां पर आई तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और इस्तकबाल के बाद जब वो मंच पे आई, जब वो स्टेज पे आई तो उसके बाद उन्होंने यहां पर तकरीर की। जम्मू के अवाम से तकरीर करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना भारतीय जनता पार्टी को बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव आ जाएंगे तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप होगी, जम्मू कश्मीर की जो कमान होगी, वो हिंदू चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू के अवाम से खिताब किया और कहा कि जो लोग कहते हैं कि अब हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा, उन लोगों से कह दो कि हिंदू वजीर आजम ने 7 साल में क्या किया जम्मू के लोगों के लिए। उनसे यह भी कह दो कि अब कुछ सालों से हिंदू गवर्नर भी जम्मू कश्मीर में है, तो यहां पर क्या कुछ हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तंजिया अंदाज में कहा, हां जम्मू के असासे जम्मू से बाहर दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रेत का ठेका हो या बजरी का ठेका हो या कोई और मिनरल्स हो, उसके ठेके जम्मू के लोगों को नहीं मिले हैं, बल्कि जम्मू के लोगों को उन ठेकों से महरूम किया गया है और ये ठेके बाहर पंजाब और मुल्क के दीगर लोगों को दिया गया है और जम्मू को अपने असासों से महरूम किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू के अंदर जो शराब की दुकानें हैं या शराब के ठेके हैं, उनसे भी अब जम्मू के लोगों को महरूम किया गया है। और उनका कहना है कि ये हिंदू गवर्नर और हिंदू वजीर आजम के दौर में हुआ है।
और महबूबा मुफ्ती ने ये सब कुछ तनकीदी अंदाज में कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और उसमें जो चीफ मिनिस्टर होंगे यानी वजीर आला होंगे वो हिंदू ही होंगे। और इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब अब तो जम्मू के लोग शराब पीते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो शराब बेच भी सके। महबूबा मुफ्ती ने स्पीच के साथ साथ जब उनने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की तो मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवाल पूछे और कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी थी उस पर उन्होंने अपना नुक्ते नजर पेश किया। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर फाइल को लेकर बीजेपी अवाम को उकसा रही है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने यह डिमांड की है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जिसमें सरकार की, मुसलमानों की, गुजरात दंगों की और दिल्ली के दंगों की बात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान हो, हिंदू हो और सिखों के साथ इन अदवार में जो कुछ भी हुआ है उसकी भी बारीक बीनी से तफ्तीश होनी चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए, ट्रुथ सामने आना चाहिए और फिर जिसको गलती होगी, जिसने गलत किया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यहां तकरीर के साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये कहते हैं अब कि जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा। अरे पिछले 4 साल से 8 साल से दिल्ली में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर है। तो क्या किया आपने जम्मू का? किया ना। हमारी रेत बाजरे के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। शराब जम्मू का खरीदेगा, बेचने वाला बाहर से आता है, दुकानें बाहर वाले ले जाते हैं। और अगर कोई गरीब अपने टिप्पर में रात को बाजरी निकालता है, रेत निकालता है, तो पुलिस वाले 10,000 का जुर्माना रिश्वत के तौर पे, अगर वो नहीं होता तो फिर अदालत में जाके उसको 70,000 रुपए देना पड़ता। बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख कहां से लाएगा? आप तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा। जब कोई बात करता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान बात करता है तो कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर कोई सरदार बात करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, और अगर कोई हिंदू बात कर... मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ बहुत बुरा है और हमें वो चीज महसूस होती है। और मैंने खुद देखा है कि बड़ा सरदार हो, बंदेवाड़ा में कोटदारा में हिंदू हो, या साला सुरनकोट में जब मुसलमानों को मार दिया, कुछ आर्मी के लोग मिले और सरेंडर मिलिटेंट्स ने। एक छोटा बच्चा अभी जो जनानी था, जब उसकी माँ के पेट में गोली लगी तो उसका हाथ बाहर आ गया। यानी जम्मू कश्मीर में सबके साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान की बंदूक के बीच में लोग आ गए, उससे भी मरे, इससे भी मरे, और कश्मीरी पंडित भी उसी में जो है वो मारे गए। आज ये फिल्म है, फिल्म बनाने है वाली, उसको पैसा कमाना है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर... चले, महबूबा मुफ्ती जिनका मानना था कि 2 मुल्कों की बंदूक के नतीजे में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जम्मू कश्मीर के लोग जो है मुतासर हुए, महबूबा मुफ्ती का मानना है। लेकिन अशोक कौल क्या कहते हैं? 1987 के अंदर जो चुनाव हुए थे उस पर गैर मेन स्ट्रीम जमातें आज तक सवालात उठा रही थी और उस पर काफी तनकीद भी कर रहे थे। वहीं पर आज अशोक कौल भी इसी तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और अशोक कौल का भी कहना है कि 1987 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए वो आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। अशोक कौल का मानना है कि उन 87 की जो चुनाव हुए थे 1987 के अंदर, अगर उसमें धांधली नहीं हुई होती, जिन लोगों ने उस वक्त जीता था अगर उनको उस वक्त हराया हुआ नहीं दिखाया गया होता तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये हालात नहीं होते। अशोक कौल ने यह भी बताया कि जो हिंदुओं की मुंतकिली यहां से कश्मीरी पंडितों की मुंतकिली हुई है उसमें यहां की सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के लिए एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए जो एक व्हाइट पेपर जारी करे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता। कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स
ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए, और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है, और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए, और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। हमारे डीजीपी जो उस समय पुलिस के बड़े अफसर होंगे वो कहते हैं कि 70 लोगों को आपने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा? अब ये सब बातें, कमीशन तो बैठना ही चाहिए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करें और सच का दूध, पानी का पानी आ जाए। 87 में क्या हुआ? आज जो हम भुगत रहे तो 87 के चुनाव का परिणाम है। अगर उस समय इन्होंने धांधलियां नहीं की होती, उन्होंने इस समय जीते हुए को नहीं। 87 में अगर धांधली नहीं हुई होती तो आज हम इस सूरत हाल में नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी का आज का स्टेटमेंट है। लेकिन सीताराम येचुरी क्या कहते हैं? सीपीआईएम के बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर आए हैं, श्रीनगर के अंदर आज मौजूद थे। श्रीनगर के लाल चौक के अंदर एक निजी होटल में उनकी यहां पर एक मीटिंग भी थी, और उस मौके पर सीताराम येचुरी ने भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी सरकार पर तनकीद किया और कहा कि आज तक हमने, खासतौर पर 5 अगस्त साल 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर में तब्दीली से मुतालिक बहुत सारी चीजें सुनी हैं, अनाउंसमेंट सुनी हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। ये सीताराम येचुरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरकार रोजगार का लफ्ज इस्तेमाल करके बड़े अनाउंसमेंट्स भी हम उनकी जुबान से जरूर सुन रहे हैं, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो यहां ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, यानी सीताराम येचुरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहसती वजीर आजम हिंदुस्तान के कहा था कि कश्मीर एक अटूट अंग है, लेकिन अटूट अंग का दर्द भी तो महसूस करना चाहिए। लफ्ज बहुत कम थे, लेकिन इन अल्फाजों में माने बहुत ज्यादा थी। सीताराम येचुरी क्या कहते हैं, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जहाँ तक हमें जो खबरें जो मिलती है वो मिलती है, खबरें थोड़ी थोड़ी सी बाहर जो आते हैं। अब यहाँ के लोग बताएंगे कि क्या है सूरत हाल यहाँ का, अब वही मालूम करने हम भी आए हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। और जहाँ तक कश्मीरी नौजवान को नौकरियों की बात थी, जो वादे थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वगैरह, वो सब अब सुनाई तो अनाउंसमेंट तो कई सारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जो वाजपेयी साहब जो कह रहे थे ना, अटूट अंग है, तो अटूट अगर अंग है तो दर्द भी पहचान महसूस करना है और खुशी भी। अगली खबर में बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की, यानी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब पर मेहमान खुसूसी के बतौर यहां पर मौजूद थे, और इस तकरीब का अनवान था काउंटर रेडिकलाइजेशन, यानी जो नौजवान भटके हुए हैं उनका इदराक कैसे किया जाएगा। ये आज यहां पर जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से किया गया था, और यहां पर लोगों की एक खासी तादाद मौजूद थी, और लोगों की खासी तादाद से जब लेफ्टिनेंट गवर्नर खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यहां मजहब जो है वो इंसानों को जोड़ता है, मजहब कभी भी इंसानों को तोड़ता नहीं है। यानी जो मजहबी तालीमात है वो हमेशा मोहब्बत और अमन की जो है तरकीब है या तालीमात है। हालांकि यहाँ पर मुसलमान मजहब से वाबस्ता कई सारे आलिम भी मौजूद थे जो गवर्नर के हमरा यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया, और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि कश्मीरी सूफी संतों की ये सरजमीन रही है जिसने हर वक्त अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब के जिम्मेदारों को भी मजहब की सही नुमाइंदगी या तालीमात की सही अक्कासी कर लेनी चाहिए, ताकि उससे नौजवान तबका जो है वो सही रास्ते पर आ जाए। उन्होंने कहा कि मजहबी तालीमात से इंसान का दिल जो है या दिमाग जो है वो सही सोचता है। तो इस तरह से इस तब्दीली के लिए सरकार के साथ साथ मजहब के जानकारों का भी एक अहम रोल है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने
تعلیم کے حوالے سے یا مرکزی سرکار نے تعلیم کے حوالے سے جو نئی ایجوکیشن پالیسی لائی ہے اس سے بھی اب ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے نوجوان استفادہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ بٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ ایجوکیشن پالیسی اور دینی تعلیمات یا مذہبی تعلیمات کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں. میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دھرم کیول جوڑتا ہے، دھرم توڑتا نہیں ہے. کوئی بھی دھرم، جو لوگ دھرم کی ویاخیا مجھے لگتا ہے اس طرح کرتے ہیں شاید وہ سمجھتے نہیں چیزوں کو. اور میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین صوفی سنتوں کی زمین رہی ہے. شمس فقیر کا کہنا ہے کہ دریاہ منجر ارتھات دریا کے بوند کا جنم ہوا اور بوند کے بھیتر ہی دریا سما گیا. اگر شنکراچاریہ کی طرف آپ جائیں گے کہ انہوں نے کشمیر میں تپسیا کی، اور انیک لوگ مانتے ہیں کہ جن کی ارجا کا سندیش آج بھی یہاں ہے، ان کا کہنا تھا کہ سب سے اچھا اور بڑا تیرتھ آپ کا اپنا من ہے، اس سے بڑا کوئی تیرتھ نہیں. آپ اپنے من سے پوچھئے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تیرتھ کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور اس لیے میں آپ سب سے نویدن کروں گا، اور خاص طور سے دھرم گرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی اب کووڈ کیسز جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آئے روز مختلف اخبارات، مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفت و شنید یا اس طرح کے مشورے یا ماہرین اپنی رائے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے. ڈاکٹر نثار الحسن جو کہ ڈاکٹر اسسٹنٹ کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر جی ایم سی سری نگر ہے، ان کی جانب سے بھی رائے دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جن ملکوں میں آج کل لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، خاص طور پر چائنا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ویرینٹ یعنی اومیکران ویرینٹ وہاں لیٹ آ گیا ہے. اس طرح سے یہاں ہمیں اس ویرینٹ سے یا اس ویو سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فیز بہت پہلے ہی ہم گزار چکے ہیں. یعنی جو ویو آج چائنا میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے جہاں پر لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، ہم اس ویو سے گزرے ہیں، ہم اس دور سے گزرے ہیں، اور ان کنٹریز میں یہ ویو کافی لیٹ آ گیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ڈاکٹر نثار الحسن نے یہ بھی کہا کہ جو چوتھی لہر کے بارے میں ابھی بات کی جا رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کی ویو اب آ سکتی ہے، کیونکہ کووڈ-19 اب اینڈیمک فیز میں چلا گیا ہے اور یہ وائرس دیگر وائرسز کی طرح کمیونٹی میں رہے گا، تاہم یہ کبھی بھی لہر کی صورت یعنی ویو کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ ڈاکٹر نثار الحسن کی رائے ہے. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں، کئی ہفتوں سے ہم نے دوسرے ملکوں میں جس میں چائنا کی کووڈ جو 19 کیسز ہے وہاں پہ پھر سے وہاں پہ سرچ ہو گیا ہے، اور وہاں انہوں نے ایک بار اور لاک ڈاؤن کیا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، از اٹ اے کاز آف کنسرن فار اس پرٹیکولرلی یہاں پہ یا ملک کے باقی دوسری ریاستوں کے لیے؟ میرا یہ کہنا ہے آپ کی وسادت سے، اٹ از ناٹ اے کاز آف کنسرن. سو وی شوڈ ناٹ وری کہ دوسرے کنٹریز میں اگر سرچ ہو گیا تو اٹ شوڈ ناٹ وری اس، کیونکہ جو وہاں پہ خاص طور پر چائنا کی بات آپ نے کی کہ وہاں پہ جو سرج ہو گیا وہ اومیکرون سے ہو گیا. وہاں پہ ٹریگرنگ جو فیکٹر ہے وہ اومیکرون ہے، اینڈ اٹ از سب ویریئنٹ BA2. اور جو ہم نے بالکل 2-3 ہفتے پہلے یا لاسٹ منتھ جو یہاں پہ چل رہا تھا اومیکرون ڈریون تھرڈ ویو which has come to an end، وہی اب وہاں پہ چلا گیا. سو اٹ از اے ڈیلیڈ ارائیول آف اومیکرون ان چائنا یا باقی جگہوں پہ جہاں ابھی وہاں پہ اومیکرون نہیں تھا. فورتھ ویو از ان لائکلی. جو اومیکرون نے کیا تو اس سے کیا ہوا
کہ یہ جو پینڈیمک کہا اٹ ایکٹڈ ایز لائک اے نیچرل ویکسین، اس سے دس واز این اینڈ گیم فار کووڈ-19 پینڈیمک. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پینڈیمک جو ہے اب اینڈیمک سٹیج میں آ گیا ہے. خاص طور پر میں کشمیر کی بات کروں گا اور ملک کے دوسرے ریاستوں کی بھی بات کروں گا کہ پینڈیمک کا خاتمہ ہو گیا ہے تھرڈ ویو کے ساتھ ہی، اور اٹ ہیز کم انٹو این اینڈیمک زون اینڈ اٹ ول ناٹ بی ریپلیسڈ بائی اینی ادر ویریئنٹ. دیئر فور مجھے نہیں لگتا ہے کوئی میجر سرچ اب یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے یا ملک کی باقی ناظرین، ٹولپ گارڈن کا آج باضابطہ افتتاح کیا گیا ہے اور ٹولپ گارڈن کے اندر آج پہلے ہی دن سیاحوں کی، چاہے لوکلز ہو یا ملک تک کے ہو، ان کی ایک بڑی تعداد تھی اور اس طرح سے آج بہت سارے لوگ یہاں پر موجود تھے. اور آج اس ٹولپ گارڈن کا افتتاح جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا نے کیا. ان کے ہمراہ انتظامیہ سے وابستہ دیگر افراد، دیگر افسران بھی موجود تھے اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارچ کے مہینے میں جتنے سیاح کشمیر آتے ہیں وہ اب تک کے سب سے زیادہ ہیں. یعنی اس ماہ مارچ کے مہینے میں جو سیاح آئے ہیں، آج تک کی یہ تاریخ انہوں نے رقم کی ہے کہ یہاں اس سال سب سے زیادہ ماہ مارچ کے اندر سیاح وارد ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹولپ گارڈن بہت خوبصورت ہے، جہاں اس بار 15 لاکھ کے قریب ٹیولپ لگائے گئے ہیں اور امید ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ سیاح اس بار بھی یہاں آ جائیں گے. یہ چیف سیکرٹری جموں کشمیر نے کہا. چیف سیکرٹری نے کیا کچھ کہا پہلے ہم آپ تک وہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد آپ تک یہ بھی پہنچائیں گے، کیونکہ ایک سیاح جو کہ ممبئی کا رہنے والا ہے، انہوں نے نہ صرف ممبئی کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام یہاں سے بھیجا ہے. وہ پیغام کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. پہلے چیف سیکرٹری کیا کچھ کہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہی وہ سیاح جو یہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کچھ کہا، آپ کی نظر کرتے ہیں. یہ جو مہینہ ہے مارچ کا، اس میں جو ٹورسٹ آئے ہیں آلریڈی لاکھ سے اوپر آ چکے ہیں اور یہ ہائیسٹ ایور ہے کسی بھی وقت سے جوڑ لیں، کووڈ کے پہلے یا کووڈ کے بعد. مارچ مہینے میں جو ٹورسٹ آئے ہیں وہ ہائیسٹ ایور ہے اور ٹیولپ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسی خوبصورتی آپ کو دیکھنے کو نہیں. آئی وڈ سے کہ کشمیر ایک جگہ نہیں ہے، کشمیر ایک احساس ہے اور احساس کو لفظوں میں بیاں کبھی کر نہیں سکتے. تو کشمیر زندگی میں میرے خیال سے بہت سارے لوگ آئے رہیں گے، آرٹسٹ آئے رہیں گے، رائٹرز آئے رہیں گے، بٹ دے ول نیور بی ایبل ٹو ڈسکرائب کشمیر بیکاز احساس کو بہت بہت ڈیفیکلٹ ہے. چلیے، کشمیر ایک احساس ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سیاست کا مرکز نہیں ہے. ایک بڑا پیغام تھا جو ایک سیاح نے کشمیر آ کر ضرور دیا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال حاجری کو آج کا اسپیشل رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.